Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग वायरल डिजीज का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमें 3 वायरल डिजीज और बचे हुए थे, है ना, उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो वायरल डिजीज है आज का हमारा, वो है देखो 5वां नंबर। 4 मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, 5वां देखो। और 5वां क्या है हमारा? तो डेंगू। क्लियर है ना? इसे बेसिकली डेंगी पढ़ते हैं, है ना, डेंगू नहीं पढ़ते हैं, डेंगी पढ़ते हैं। तो तुम जो भी पढ़ लो, है ना, डेंगू पढ़ लो, डेंगी पढ़ लो, बात बराबर है, समझ में आना चाहिए। सो ध्यान दोगे यहाँ पे, ये जो बेसिकली डिजीज है ये फैलता है किससे? सबसे पहले हम कॉजेटिव एजेंट देखते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट देखो, वायरल डिजीज है ना, तो वायरल डिजीज में मैंने सिंपल सा बता दिया था, जो डिजीज का नाम है वही तुम्हारा पैथोजन का नाम होने वाला है। सो ये फैलता है किससे? डेंगू वायरस से। क्लियर है ना? या डेंगी वायरस, जो भी बोलो। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सॉरी, इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये क्या है? तो एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अब फिर से समझते हैं यहाँ पे, वेक्टर बॉर्न डिजीज किसे बोलते हैं? जो किसी वेक्टर से होता होगा। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को कैरी तो करते हैं लेकिन खुद इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस केस में कोई ना कोई वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर कौन है? तो ये वेक्टर है तुम्हारा एडस एगिप्टी, और ये एक मॉस्क्यूटो है, याद रखना। ये एक मॉस्क्यूटो है, इसे एडस मॉस्क्यूटो बेसिकली तुम सिंपल सा बोल सकते हो। वैसे पूरा नाम है, साइंटिफिक नेम है एडस एगिप्टी, और तुम सिंपली एडस बोल सकते हो। तो फीमेल एडस के काटने से होता है तुम्हारा डेंगी या डेंगू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, मैं बार बार फीमेल बेसिकली मॉस्क्यूटो का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि पता है मेल मॉस्क्यूटो ना काटते ही नहीं है। ये थोड़ा सा अमेजिंग फैक्ट है, बट सच्चाई है कि जो मेल वाले होते हैं ना मॉस्क्यूटो, वो काटते ही नहीं है, सिर्फ फीमेल वाले काटते हैं। कभी कभी पता है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फीमेल वाले क्यों काटते हैं, मेल वाले क्यों नहीं काटते हैं। तो देखो, सीधा सा आंसर समझना, है ना, कि मेल वाले जो होते हैं ना मॉस्क्यूटो, मेल वाले मॉस्क्यूटो नॉर्मल, बस उनको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, ताकि उनका जिंदगी चल सके नॉर्मल। तो वो जैसे जैसे मॉस्क्यूटो रहते हैं कहाँ? नालियों वगैरह में रहते हैं, गंदे जगहों पे रहते हैं, तो वहीं पे उसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। क्लियर है ना? लेकिन जो फीमेल्स होते हैं, दे हैव टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। उन्हें एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि वहां से फुलफिल नहीं हो पाता है। और इसीलिए ये डायरेक्ट हमारा ब्लड सक करते हैं, क्योंकि ब्लड में तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स है भाई। मतलब कि सोचो जरा सा कि कितने मेहनत से, मतलब मेहनत करके हमारे बॉडी ने, डाइजेस्टिव सिस्टम ने, है ना, जो भी हमने खाया उसे डाइजेस्ट करके और फाइनली ब्लड तक पहुंचाया एब्जॉर्प्शन के बाद। समझ में आ रहा है ना? अब कोई आया और डायरेक्ट वो ब्लड ही सक कर रहा है, तो उसे तो कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा ना। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए फीमेल्स जो होते हैं वो बेसिकली ब्लड सक करते हैं, तो फीमेल्स ही काटती है बेसिकली, है ना, मेल नहीं काटते हैं। वैसे भी देखो मेल बेचारे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, नहीं। चलो ध्यान देना इधर। तो यहाँ पे देखो मैंने एक नोट लिखा है, यही जो एडस है बेसिकली, ये एडस, फीमेल एडस, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर फॉर चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया, डेंगू सुने होगे ना अक्सर, जैसे कुछ कुछ पॉल्यूटेड एरिया जैसे दिल्ली वगैरह में खास करके, है ना, ये एक मतलब कॉमन बीमारी है। ये हमेशा फैल जाता है, खास करके तुम्हारे बारिश वगैरह के दिनों में। और ये सब होता है कैसे कि तुम अगर कहीं वाटर वगैरह स्टेगनेट कर गया तुम्हारा, कि मान लो कहीं ओपन एरिया में टायर या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट या कुछ भी छूट गया, उसमें पानी भर गया। अब पानी भर गया, उसे निकालने वाला कोई है नहीं। क्लियर है ना? क्योंकि वो छत पे है, साइड में, तो तुम्हें लग रहा है रहने दो, मुझे क्या मतलब है। लेकिन उसमें पानी जमा हुआ, अब वो पानी क्या हो गया, वहां पे स्टेगनेट हुआ, खराब हुआ धीरे धीरे, और वहीं पे क्या हो गए, मच्छर पनपने शुरू होंगे, और वहां पे वो सबसे पहले ब्रीडिंग करेंगे अपना। क्लियर है ना? और वो भी 1-2 नंबर में नहीं, मतलब अपना पॉपुलेशन बिल्कुल ही फास्टली बढ़ाएंगे। अब जब वो अपना पूरा पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ी ना वहीं रहने वाले हैं, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए इधर उधर भी तो भटकेंगे, और वो ऊपर से होके तुम्हारे नीचे भी तो आएंगे ना। तो ऐसा मत सोचना कि छत पे मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसमें पानी ही भर गया तो भरे रहने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब मच्छर पनपेंगे तो वो आखिरकार इधर उधर घूम फिर के मजे लेने के लिए फिर तुम्हारे ही रूम में आने वाले हैं, तुम्हारे ही पास आने वाले हैं ना। फिर ब्लड सक करेंगे, फिर तुम्हें हो जाएगा डेंगू, है ना, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब से बच के रहना है। वैसे वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या याद रखोगे कि एडस ही बेसिकली वेक्टर है तुम्हारा
चिकनगुनिया के केस में भी। अब देखो सिम्टम्स जरा समझना ध्यान से। सबसे पहला सिम्टम क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, अचानक से हाई फीवर आ जाएगा, क्लियर है ना, और फिर मतलब ठीक भी हो जाएगा बीच में, फिर अचानक से आ जाएगा। तो जब भी आएगा ना बिल्कुल ही हाई फीवर आएगा अचानक से, क्लियर है। आगे देखो दूसरा क्या पॉइंट है, हेडेक होगा। हेडेक तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या है कि स्पेशली फोरहेड यानी आगे वाले रीजन में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पेन होगा। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना, ठीक है। पेन बिहाइंड द आईज विच इंक्रीजेस विद आई मूवमेंट, ये एक ना मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें क्या होता है कि आंख, जैसे आंख है ना, तो आंखों के अंदर यानी आंखों की जो तुम्हारे आई बॉल्स है, तो आई बॉल के अंदर तुम्हें पेन फील होगा। मतलब कि अब ऐसे कैसे बता सकता हूं मैं, ना सिंपल से समझना पड़ेगा तुम्हें। आंखों के अंदर है ना पेन फील होगा, यानी इस रीजन में अंदर ही अंदर तुम्हें लगेगा कि दर्द हो रहा है, और तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि मैं किसी एक चीज को ही देखता रहूं। अगर इधर इधर थोड़ा सा भी मूवमेंट करोगे ना देखने के लिए चीजों को, तो तुम्हें पेन और वो बढ़ जाएगा, है ना। दैट इज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंक्रीजेज विथ आई मूवमेंट। जैसे ही आई मूवमेंट करते हो तो वो पेन और भी इंक्रीज कर जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लियर है। तो तुम्हें सीधा सा लगेगा पड़ा हुआ रहे, या तो आंख बंद करके रखे, या फिर अगर खुला भी रहे तो किसी एक चीज पे ही फोकस करे, इधर उधर ना देखे, नहीं तो फिर पेन बढ़ेगा, क्लियर है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज पेन इन मसल एंड ज्वाइंट्स, मसल में और ज्वाइंट्स में पेन होंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैंने इसे स्टार मार्क किया है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। और डेंगू के केस में क्या होगा, अगर तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो नंबर होगा वो बहुत ही नीचे गिर जाएगा, क्लियर है ना। और यही एक बेसिकली क्रिटिकल साइन है, क्लियर है। अब ध्यान दोगे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ही यहाँ पे बेसिकली है, क्योंकि क्योर तो तुम्हारा फिर डॉक्टर ही करेगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, क्लियर है ना। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है बताऊंगा एक दो दिनों में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन। वाटर स्टैग्नेशन मतलब समझ रहे हो ना, वाटर को जमा नहीं होने देना है, क्लियर है ना। इन ओपन एरियाज, कहीं भी खुले एरिया में वाटर को जमा होने नहीं देना है, क्लियर है ना। प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ मॉस्किटो बाई स्प्रेइंग केमिकल्स। प्रिवेंट द स्प्रेडिंग नहीं, यहाँ ब्रीडिंग लिख दो बेसिकली, या चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ ब्रीडिंग लिख दो, प्रिवेंट द ब्रीडिंग। एक मिनट, तो हमें उसके ब्रीडिंग को रोकना होगा। कैसे रोकेंगे भाई, तो देखो बहुत सारे ऐसे क्लोरीन वगैरह आते हैं ना, जिसे पानी में तुम मतलब स्प्रे कर दो या फिर उसका छिड़काव कर दो ना, तो वहाँ पे मच्छर वगैरह नहीं पनपते हैं। डिसइंफेक्टेंट टाइप, क्लियर है ना। तो डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, सीधा सा अगर समझते हो तो इन सब चीजों का यूज करके हम वहाँ पे मतलब कि उसको फैलने से, उसको ब्रीडिंग करने से हम रोक सकते हैं, क्लियर है ना। तो उनका नंबर नहीं बढ़ेगा, तो फाइनली वो काटेगा भी नहीं, क्लियर है। आगे, यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, ये तो सीधा सा समझते हो। मॉस्किटो नेट्स में मच्छरदानी समझते हो ना भाई, डेली तो लगा के ही सोते होगे, अगर नहीं सोते हो तो लगा के सोया करो। पता नहीं कब किधर से कौन सा मच्छर आके तुम्हें शिकार बना ले, है ना, तुम्हें मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया का शिकार बना दे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और साथ साथ रिपेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा कुछ ना ऑइंटमेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे ओडोमॉस। तो ओडोमॉस लगाने के बाद क्या होता है, मॉस्किटो को वो रिपेल करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपेलेंट। नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसके स्मेल ऐसे होते हैं मे बी, है ना, जिसकी वजह से वो तुम्हारे नजदीक आएगा ही नहीं, आएगा भी तो दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो तुम उसके लिए रिपेलेंट हो जाओगे, तो ये यूज करना है हमें। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देना है कि आउटडोर एक्टिविटीज हमें कम कर देना है, स्पेशली डॉन और डस्क के टाइम। यहाँ पे देखो दो वर्ड मैंने यूज किया है, डॉन एंड डस्क। ये क्या होता है समझना, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, क्लियर है ना। डॉन मीन्स क्या, मैं लिख दूं यहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग। और डस्क मीन्स तुम समझ सकते हो इवनिंग। तो एकदम से सुबह में और एकदम से शाम में, इस टाइम पता है डेंगू का जो भी वेक्टर है तुम्हारा, क्लियर है ना, ये एडस, ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिव है तो तुम इनएक्टिव रहो, नहीं तो फिर मतलब जंग थोड़ी ना लड़ना है कि अच्छा तुम सुबह शाम एक्टिव होते हो तो चलो आ जाते हैं फाइट करते हैं, एक एक हो जाए, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। तो इसीलिए डॉन और डस्क के टाइम क्या है, हमें बच के रहना है, क्योंकि इस टाइम ये जो भी मच्छर है, मॉस्किटो, फीमेल एडस जो भी, ये क्या है तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है।
तो हमें उससे बच के रहना है, उससे फाइट नहीं लेना है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट डेंगू। तो यहाँ पे ये खत्म करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं चिकन पॉक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इसे एक बार नोट कर लो, फिर मिलते हैं चिकन पॉक्स के साथ। तो इसे इरेज कर देता हूं। अब मैं नोट तो कर लिए होगे, नहीं नोट किए हो तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो देखोगे यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट जो डिजीज है वो है चिकन पॉक्स, क्लियर है ना। और इसके बाद एक और पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसके बाद एड्स पढ़ना है बेसिकली, है ना। तो हमारे 7 हो जाएंगे, 4 कल हो गए थे, ये छठा है, एक और 7वां, यानी 7 हमें टोटल वायरल डिजीज पढ़ने थे। तो ये सेकेंड लास्ट है। चलो देखते हैं। तो चिकन पॉक्स देखो ये कहाँ से हो रहा है। तो ये देखो इसमें नाम चेंज हो गया, नहीं तो अरे एक दो तो याद कर ही सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्सीले क्या है, वेरिसेला वायरस, क्लियर है ना। दिस इज कॉज्ड बाई वेरिसेला वायरस। और ये फैलता है कैसे है, तो फिजिकल कांटेक्ट से। ये मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जब आता है बेसिकली फिजिकली, तो उसी से बेसिकली फैलता है, क्लियर है ना। या फिर मान लो कि कपड़े शेयर कर रहे हैं तो उनसे भी तो कांटेक्ट में आ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से बेसिकली ये फैलता है। तो चिकन पॉक्स के केस में अगर कोई इंसान चिकन पॉक्स से मतलब कि अफेक्टेड है, तो उससे जितना दूर रहो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। या फिर उस इंसान को ही दूर करके रख दो, है ना, ताकि वो किसी के दूसरे के कांटेक्ट में आए ही ना। सिम्टम्स देख लो। तो सिम्टम सबसे पहला क्या है, हेडेक होगा, फीवर होगा। अब देखो मेन जो सिम्टम है वो ये है, ठीक है। जो मेन सिम्टम है वो ये है, क्या है समझोगे, अपीयरेंस ऑफ डार्क रेड कलर्ड रैसेस। रैसेस समझते हो ना, कहीं कहीं ऐसे जैसे कि मतलब घाव जैसा हो जाता है, क्लियर है ना, छोटा छोटा सा। तो रैसेस हो जाएंगे रेड कलर के, बिल्कुल ही डार्क रेड, है ना। तो डार्क रेड कलर के रैसेस निकलेंगे पहले छोटे छोटे। बेसिकली स्टार्ट होगा तुम्हारे बैक साइड में और साथ साथ चेस्ट साइड में। तो दोनों ही साइड में छोटे छोटे रैसेस निकलेंगे, क्लियर है। अब क्या होगा, ये रैसेस धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, विच स्प्रेड टू द होल बॉडी। धीरे धीरे पूरे बॉडी में ही फैलना शुरू कर जाएगा। लेटर ऑन दीज रैसेस चेंजेस इनटू वेसिकल्स। अब यही रैसेस ना बड़े हो जाएंगे और बड़े होके मतलब कि एक तरह से जैसे घाव का रूप ले लेंगे, क्लियर है। पहले छोटा सा रैसेस हुआ, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब वो एक तरह से ऊंड का रूप ले लिया। आ रहा समझ में। अब क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज वेसाइकल्स स्टार्ट ड्राइंग अप। और कुछ दिन बाद क्या होंगे, ये वेसाइकल्स सूखने लगेंगे और सूख के स्कैब्स बनाएंगे। स्कैब्स मींस बेसिकली जो पपड़ी टाइप के होते हैं ना, यानी कि उसके ऊपर वाले बस रीजन बचेंगे। रैसेस हुए फिर वेसाइकल्स में कन्वर्ट हुए, यानी बड़े हो गए। और उसके बाद फिर वो सूखना शुरू हो गया और वो क्या बना दिया, स्कैब्स मींस पपड़ी टाइप बना दिया। और ये स्कैब्स क्या होगा कि फिर नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा, यानी हमारे बॉडी से निकल निकल के नीचे गिर जाएगा, है ना। स्कैब्स आर फॉर्म्ड विच स्टार्ट्स फॉलिंग, जो कि फिर नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक कॉमन सिम्टम है तुम्हारे चिकन पॉक्स का। क्या होगा, पहले रेसेस होंगे डार्क रेड कलर के। दीज रेसेस चेंजेस इनटू वेसाइकल्स। और फिर वेसाइकल्स क्या होंगे, कुछ दिन बाद सूखने लगेंगे और सूख के उनसे जो स्कैब्स बनेंगे, जो पपड़ी बनेगा वो नीचे गिरना लगेगा, क्लियर है ना। और हमें उसे बेसिकली जो स्कैब्स निकला है ना, उसे सही तरीके से कलेक्ट करके और जला देना है, क्योंकि उसी से फिर आगे फैल सकता है, वो दूसरे पर्सन के पास फैल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिवेंशन समझोगे, प्रिवेंशन एंड क्योर। द पेशेंट शुड बी केप्ड इन आइसोलेशन। देखो मैंने अभी बोला था ना, हम पेशेंट को ही अलग कर देंगे। पेशेंट को अलग कर देंगे तो क्या होगा, ये किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएगा फिर। सो द पेशेंट शुड बी केप्ड इन आइसोलेशन। पेशेंट को ही हमने आइसोलेट कर दिया। आगे ध्यान दो, सेपरेट क्लॉथ और साथ साथ यूटेंसिल मीन्स बर्तन यूज किया जाना चाहिए पेशेंट के द्वारा। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही में सारे लोग, क्लियर है ना। तो फिर तो कांटेक्ट बन रहा है, कांटेक्ट नहीं बनना है हमें इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। ओके, द नेक्स्ट इज द फॉलन स्कैब शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न। उसे क्या करना चाहिए, कलेक्ट करके जला देना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने का कि वन अटैक ऑफ चिकन पॉक्स गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू द पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम इट। यानी एक बार अगर तुम्हें लाइफ में चिकन पॉक्स हो गया और तुम वहां से सुरक्षित वापस आ गए, मतलब रिकवर कर गए, क्लियर है ना, उस पर्टिकुलर डिजीज से रिकवर कर गए, तो अब तुम्हें चिकन पॉक्स जिंदगी में कभी नहीं होने वाला है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तुम्हें मिल जाएगा, अब वो बीमारी तुम्हें
छू भी नहीं सकता है ना, तो मतलब कि उसके लिए हो गए बुलेट प्रूफ, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट चिकन पॉक्स, तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर लास्ट डिजीज देखते हैं हम लोग, एंड दैट इज एड्स, ठीक है। तो इसे इरेज कर देता हूं। तो देखोगे अब यहाँ पे लास्ट हमारा वायरल डिजीज है एंड दैट इज एड्स, क्लियर है। तो देखोगे इसमें एक्चुअली बहुत ध्यान से समझोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्लियर है ना, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एड्स फुल फॉर्म क्या हो गया तुम्हारा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि दिस इज नॉट ए डिजीज, दिस इज ए सिंड्रोम। देखो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन भी राइज किया है लास्ट में, मैं इस पे डिस्कस करूंगा। वही एड्स इज कंसीडर्ड एज ए सिंड्रोम नॉट ए डिजीज, क्लियर है ना। तो इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज कॉज्ड बाई, सबसे पहले देखते हैं हम, HIV वायरस से हो रहा है। फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो नाम में ही तो छिपा हुआ है, इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम को वो क्या कर देगा, वीक कर देगा, डिफिशियंट कर देगा, क्लियर है ना, वीक कर देगा, कम कर देगा। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम ही मतलब वीक हो जाएगा तो हम किसी भी दूसरे बीमारी से, नॉर्मल बीमारी से भी लड़ नहीं सकते हैं, यानी हमारा बॉडी फाइट नहीं कर सकता है। दिस इज बेसिकली इम्यूनिटी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझोगे, देखो होता क्या है समझना। HIV वायरस इंटर्स द बॉडी ऑफ होस्ट एंड डैमेजेस द लिम्फोसाइट। किसे डैमेज कर रहा है, तो लिम्फोसाइट को डैमेज कर रहा है। अब ये लिम्फोसाइट है क्या, अगर लिम्फोसाइट नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा WBC समझो, क्लियर है ना। शायद मैंने टिश्यू में बताया होगा लिम्फोसाइट, क्लियर है। तो यहाँ WBC समझ लो। अब WBC तो हमारे बॉडी का सोल्जर होता है ना, इतना तो समझते हो। तो ये क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी। ये किसके बारे में बात की जा रही है, WBC के बारे में। WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी, क्लियर है। आगे देखना, सो HIV वायरस लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी। तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो सेलुलर इम्यूनिटी है, सेल के अंदर की इम्यूनिटी है, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, है ना, डिफिशियंट हो जाएगी इन द पेशेंट, क्लियर है। तो किया क्या, होस्ट में इंटर किया और सबसे पहले टारगेट किया WBC को। WBC को जितना ही डिस्ट्रॉय करेगा उतना ही हमारे अंदर सेलुलर इम्यूनिटी वीक होता चला जाएगा एंड वी बिकम प्रोन टू मेनी डिजीजेस, क्लियर है ना, यानी द पेशेंट बिकम प्रोन टू मेनी डिजीज है, वो बहुत सारे डिजीज के लिए ना ओपन हो जाएगा, खुला न्योता दे रहा है कि आओ मुझे शिकार बनाओ, क्लियर है ना। क्योंकि मेरी इम्यून सिस्टम क्या हो गई है, वीक हो गई है। कोई छोटा छोटा बीमारी भी उस पर अटैक करेगा ना, जैसे सर्दी खांसी वगैरह, तो जैसे नॉर्मल है ये सब तो हमें होता रहता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर एक एड्स पेशेंट को हुआ तो ये लंबा चलेगा, आ रहा है समझ में ना। तो मतलब कि लंबा भी चल सकता है, इवन वो मौत का भी कारण बन सकता है आगे जाकर, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस फैलता है किस तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। देखो जो फैलने का मेन तरीका है ना, वो बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड में तुम्हारे देखो क्या आते हैं, ब्लड आ जाता है, क्लियर है ना, साथ ही साथ तुम्हें मतलब मिल्क आ जाता है, और साथ ही साथ बेसिकली जो तुम्हारे स्पर्म होते हैं यानी सीमेन होता है, सीमेन और विजाइनल सिक्रीशंस, तो ये सब भी बॉडी फ्लूइड में ही आते हैं। तो इन सब से भी फैलता है। तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट दैट इज सेक्सुअल कांटेक्ट विदाउट यूजिंग कॉन्डोम, क्लियर है ना। सो दैट इज कॉल्ड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किया जाना है, ये जरूरी है, क्लियर है ना। क्योंकि अगर मान लो दोनों पर्सन सेफ है तो फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट भी हो रहा है तो उससे एड्स थोड़ी हो जाने वाला है। लेकिन उसमें से अगर कोई एक भी इन्फेक्टेड है, अगर दोनों में से कोई भी एक इन्फेक्टेड हो, आइदर मेल और फीमेल, और अगर उन दोनों में मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो फिर यहाँ पे बहुत ही चांसेस है कि दोनों को हो जाएगा। एक को तो पहले से ही हो रखा है, दूसरे को भी हो जाएगा, दैट मीन्स, क्लियर है। अब देखो, और पता है इंडिया में ना, इंडिया में एड्स फैलने का सबसे मेन रीजन ये है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, क्लियर है। आगे देखो, बाय यूजिंग सेम सिरिंज यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। और ये कौन करते हैं पता है, ये खास करके करते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स कौन होते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टीनेजर्स करते हैं। टीनेजर्स मीन समझते हो ना, 13 to 19 एज ग्रुप वाले, यानी कि जो अभी अभी बस मतलब जवान हुए हैं, है ना, जो अभी अभी मैच्योर्ड हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, है ना, इंजेक्शन वाला ड्रग्स, क्लियर है ना।
तो इंजेक्शन वाला ड्रग्स लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ड्रग्स लेते हैं और उन्हें कौन सा मतलब पढ़ाई कर रखा सही तरीके से, अगर वो पढ़ाई कर ही लेते तो कौन सा वो ड्रग्स ले रहे होते। तो इसलिए वो ड्रग्स लेते हैं, और जब ड्रग्स लेते हैं ना तो एक ही सिरिंज से, मतलब चल हम लोग भाई भाई हैं तो चलो एक सिरिंज से तू भी, एक सिरिंज से हम भी, है ना। तो इस तरीके से भाई भाई के चक्कर में अब अगर किसी भाई को उसमें से मतलब कि पहले से एचआईवी हो रखा है, वो बाकी सारे भाइयों को भी लपेट लेगा। क्लियर है ना। तो ये चीज हुआ। देखो इस पे मुझे कुछ एक जोक याद आ रहा है, मैं सुनाता हूँ, ठीक है ना। कि क्या हुआ ना कि किसी बार एक बंदे ने मतलब स्मोकिंग करा, सिगरेट पी रहा था, है ना। तो सिगरेट पी रहा था, तो उसके आदरणीय पिताजी ने देख लिया। तो जब देख लिया तो उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया उसे। तो वहां से कुछ चलो ठीक होके आया। तो अब की बार जब आया तो वो सिगरेट छोड़ चुका था, क्योंकि अब उसने गांजा फूकना शुरू कर दिया था। क्योंकि भाई वहां होते क्या है, वहां ऐसे ऐसे ही लोग होते हैं ना जो उन्हीं सब चीजों में लीन हो। तो फिर से इसने देख लिया, उसके पिताजी ने फिर से इसे भेज दिया नशा मुक्ति केंद्र। अब की बार जब नशा मुक्ति केंद्र से आया तो मतलब कि उसके पिताजी बहुत ही खुश हुए। खुश कैसे हुए? तो और खुश इतना हुए ना कि वो पूरे मोहल्ले में मतलब कि मिठाई बांटने चले गए। तो बहुत ही लोगों ने मिठाई भी खाया। अब उनमें से कुछ कुछ ने पूछ दिया कि भाई किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो। तो उसके पिताजी ने बोला कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। तो उसमें से कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई लेकिन तेरे बेटे ने तो आर्ट्स लेकर पढ़ाई करा था, तो आर्ट्स वाले डॉक्टर थोड़ी ना बनते हैं, डॉक्टर तो साइंस वाले बनते हैं ना। तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लगन होना चाहिए, ये आर्ट्स साइंस कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो एक्चुअली उसने क्या देखा था ना, उसने देखा था अपने बेटे को इंजेक्शन मारते हुए, है ना, यही वाला इंजेक्शन जो ड्रग्स लेते हैं। तो अब एक लो लेवल के जो इंसान होते हैं, लो लेवल के पिताजी, उन्हें कौन सा पता है इस लेवल के ड्रग्स के बारे में। उन्हें तो बस सिगरेट गांजा यहीं तक पता था। तो वहां तक तो उन्हें लगा चलो भाई ड्रग्स ले रहा है, लेकिन इस वाले ड्रग्स का उन्हें पता ही नहीं था। तो उन्हें लगा कि मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बन गया, है ना। लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा था, तो इंजेक्शन ले रहा था, वो ड्रग्स ले रहा था। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं लोग, मतलब एक ही इंजेक्शन से एक दूसरे में मतलब शेयरिंग कर लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और ये भी एक कारण बनता है क्योंकि यहाँ से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा ना। अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने उसी सिरिंज से लिया, क्लियर है, तो उसके ब्लड आ गए उसमें। अब किसी दूसरे ने लिया तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया ना, और जैसे ही हो गया वायरस चला गया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड विच इज इन्फेक्टेड बाई एचआईवी। अब देखो ध्यान से समझना, इसीलिए जब भी किसी पर्सन के को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली समझते हो ना, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, ऑपरेशन करना है, तो पहले ब्लड चढ़ाया जाता है ना, सो दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ना ब्लड में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर तुम एक ब्लड बैंक जाओगे ब्लड देने, तो डायरेक्ट ब्लड नहीं लिया जाएगा तुम्हारा, पहले उसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, एड्स का भी टेस्ट होता है इवन। तो बहुत तरह के टेस्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद जब वो सारे चीजों से मुक्त होता है, फ्री होता है डिजीजेस से, तभी वो ब्लड लिया जाता है और फिर उसे पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है ना। तो वो जरूरी भी है। तो अगर मान लो कि इन्फेक्टेड ब्लड हो और उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो यहाँ पे तो होने का 100% चांस है, क्योंकि तुम पूरा का पूरा ब्लड ही ट्रांसफर कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो। द नेक्स्ट इज फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न बेबी। ये प्रेगनेंसी के टाइम या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी हो सकता है, मदर टू न्यू बॉर्न। अब देखो मदर से न्यू बॉर्न में हो रहा है तो इसे जेनेटिकल डिजीज मत समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन पूछते हैं फिर बाद में, सर एड्स तो जेनेटिकल हो गया ना क्योंकि पेरेंट्स से हो रहा है बच्चों में। तो ऐसा नहीं है, ये जीन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मदर से बच्चे में हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शियस है, क्योंकि इसके जो पैथोजेन है ना वो एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहे हैं, ना कि डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है। सो ये किसी भी तरह से कॉन्जेनाइटल नहीं है, याद रखोगे। आगे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, इसे याद रखोगे, इट इज डायग्नोस्ड बाय एलिसा टेस्ट। एलिसा मींस क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा टेस्ट के थ्रू इसे हम बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि एड्स है या नहीं है, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है या नेगेटिव है। तो ये एलिसा टेस्ट सरकारी अस्पतालों में फ्री में होता है। ठीक है।
वैसे आप लोगों को करवाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूएसए इन 1981 एंड इन इंडिया फर्स्ट एविडेंस केम इन अप्रैल 1986 फ्रॉम तमिलनाडु। क्लियर है, तो इसे याद रखोगे। और देखो एक लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद अच्छा अभी देखो, अभी सिम्टम्स नहीं पढ़ाया है, क्लियर है ना। सिम्टम्स और प्रिवेंशन वो भी मैं अभी करवाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं था ना एक्चुअली, तो यहाँ समझ लो। एड्स को हम सिंड्रोम क्यों कंसीडर करते हैं, डिजीज क्यों नहीं? क्योंकि देखो सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ साइंस सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल फिजिकल, क्लियर है ना, डिस्टर्बेंस इन बॉडी, आ रहा है समझ में, विच इज कॉज्ड बाई बेसिकली ए कॉमन सिम्टम। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या हुआ ना, एक कॉमन कॉज बेसिकली, यहाँ पे कॉमन कॉज क्या हुआ कि इम्यूनो डिफिशियंसी हो रखा है। ध्यान से समझो, इम्यून सिस्टम वीक हो रखा है। अब इम्यून सिस्टम वीक हो रखा है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत सारे साइन आ सकते हैं, किसी भी बीमारी का आ सकता है, कोई छोटा मोटा बीमारी भी अटैक कर सकता है। क्लियर है, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए सिंड्रोम नॉट ए डिजीज। इसका आंसर खुद से कर लोगे, ठीक है, इसी के आधार पे अपने हिसाब से बना लोगे। और इतना नोट करो, फिर इसके बाद 2 पॉइंट्स और बचे, प्रिवेंशन एंड क्योर और सिम्टम्स। क्लियर है ना, तो उसे देखते हैं, जल्दी से नोट करो इसे। तो इतना इरेज कर देता हूं मैं। हम लोग अभी 8th में ही है ना, बस लास्ट पॉइंट बचा है आज का, उसके बाद हमारा वायरल डिजीज भी खत्म हो जाएगा। तो देखो अब थोड़ा सा और बचा, इसे भी देखते हैं और आज का कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो 8th ही देख रहे थे हम, 8th में देखते हैं क्या हम लोग, सिम्टम्स देख रहे हैं। क्लियर है, सो सिम्टम्स में देखोगे ए टाइप ऑफ लंग डिजीज। देखो सिम्टम में पहले बात समझ लो, ये एक इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब सिंड्रोम है। तो इसमें इम्यून सिस्टम तुम्हारा वीक हो चुका है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, तो कुछ भी यहाँ पे डेवलप हो सकता है, दूसरे दूसरे डिजीज, जैसे कि लंग डिजीज डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। क्लियर है ना, स्किन कैंसर हो सकता है पेशेंट को, ओके। ब्रेन भी बैडली डैमेज हो सकता है विथ लॉस ऑफ मेमोरी एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड स्पीक, यानी वो सोच भी नहीं सकेगा, बोल भी नहीं सकेगा, उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, तो यानी कि ब्रेन भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है ना। और साथ ही साथ देखो, लिम्फ नोड्स समझते हो ना, लिम्फ तो समझते होगे, जिसमें तुम्हारे ब्लड लिम्फ मैंने पढ़ाया है, क्लियर है ना, टिश्यू में मैंने पढ़ाया तो क्लियर होगा। लिम्फ नोड्स स्पेशल वो रीजन्स होते हैं जहां पे तुम्हारे लिम्फ का प्रेजेंस ज्यादा होता है, या यूं कहो कि जहां पे लिम्फोसाइट का प्रेजेंस ज्यादा होता है। तो लिम्फ नोड्स समझ रहे हो ना, एक समझ लो स्कूल होता है जहां पे कि सिर्फ WBC का मतलब अमाउंट वहां पे ज्यादा हो, तो लिम्फ नोड को ही तो टारगेट करेगा तुम्हारा HIV वायरस, क्योंकि वहां पे तो सारे के सारे WBC ही है, लिम्फोसाइट ही है। क्लियर है ना। और वहां पे जब डैमेज हो जाएंगे बहुत सारे, तो उनमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। सो क्या होगा, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ सकती है। क्लियर है ना, सो दीज आर द सिम्टम्स। और पर्सन ना एकदम से वीक हो जाएगा, ओके। साथ ही साथ एक एक चीज और देखो, मैंने पीछे भी बताया था कि एड्स के केस में इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कि आज मान लो इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम शो करते करते लग गए 1-2 साल, तो तब तक तो बॉडी को पूरा खोखला कर चुका है। क्लियर है ना, सो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर पहले ही हमें पता चल जाए ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम एक अच्छा हैबिट अपनाते हैं, एक हेल्दी लिविंग अपनाते हैं, तो हम आराम से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। क्लियर है। अब देखो प्रिवेंशन, बचने का क्या तरीका है, देयर शुड नॉट बी एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है। क्लियर है। सेम सिरिंज शुड नॉट बी यूज्ड बाय मल्टीपल पर्सन। देखो जिससे फैल रहा था ना, उसको हम रोकेंगे, सिंपल सा है प्रिवेंशन का तरीका। तो एक मतलब मल्टीपल लोग एक ही सिरिंज को यूज कर रहे थे ना, भाई भाई करके, तो वो नहीं करना हमें। एक भाई अपना सिरिंज, दूसरा भाई अपना सिरिंज, ठीक है। ब्लड शुड बी स्क्रीन्ड फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। स्क्रीन्ड का मतलब समझते हो ना, कि मतलब उसको चेक कर लेना होगा, एक बार स्क्रीनिंग कर लेनी होगी उसमें कि HIV वायरस तो नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है। सो अच्छे से उसका टेस्ट पहले करवा लेना होगा हमें, अगर वो सेफ है तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्डम शुड बी यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम कॉन्डम यूज करना चाहिए। ये देखो, ये बेसिकली पता है तुम्हें STD से भी बचाता है, प्लस साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी रोकता है कॉन्डम्स। क्लियर है ना, रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। पीपल शुड बी एडुकेटेड अबाउट एड्स। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अवेयरनेस फैलाना होगा हमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। खैर अब तो
काफी मतलब सुधार आ गया इस कंडीशन में, है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अब क्या है, तो अब तो फिर भी ठीक है। एक नोट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एड्स डज नॉट ट्रांसमिट बाय बीइंग नियर टू समवन, टचिंग समवन और वर्किंग विद समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। अगर कोई इंसान एड्स से सफर कर रहा है, यानी कि वो इन्फेक्टेड है, तो उसके साथ काम करने में, उसके साथ खाना खाने में, इवन उसके साथ हाथ मिलाने में, उसके साथ उसको टच करने में, क्लियर है ना, तो इन सब चीज़ों से एड्स नहीं फैलता है, क्लियर है, और यही सब अवेयरनेस हमें बेसिकली फैलाना है। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने वायरल डिजीज कवर कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे फंगल या हेलमिंथ, है ना, तो या और भी कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और इसे नोट कर लोगे।